मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा एड्स। क्या होता है एड्स? सबको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या है। हमने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा है। इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड जो हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, वर्ड क्या आ रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी जो इम्यूनिटी हमने एक्वायर की है, एक्वायर कब की है? बर्थ के बाद। उसमें क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी हो रही है, वो कम हो रही है, जिससे हमारे अंदर सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिससे कि कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। समझ में आई? यानी जो हमने बर्थ के बाद इम्यूनिटी एक्वायर की थी वो कम हो रही है, डेफिशिएंसी आ गई यानी कम हो रही है। सिंड्रोम यानी उसमें कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। दूसरा, एक्वायर्ड का मतलब हम यहाँ पर ये भी लेते हैं कि ये डिसीज अपने आप से नहीं होती है, ये एक्वायर्ड की जाती है यानी किसी पर्सन से मिलती है। कौन कौन से रीजन से मिल सकती है, किस केस में ये मिल सकती है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने आप से डेवलप नहीं होती है। किस केस में आ सकती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस जो इसका जो रिपोर्ट किया गया था वो क्या था? 1981 में, यानी फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज हुई थी, जब पता चला था, जो फर्स्ट केस आया था वो आया था 1981 में। किससे होती है ये? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस से होती है ये। उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और ये किसको बिलोंग करता है? ये उन ग्रुप ऑफ वायरसेस को बिलोंग करता है जिसको बोलते हैं हम रेट्रो वायरस। और इस रेट्रो वायरस के अंदर क्या होता है? एक एनवेलप होता है और एक जीनोम होता है यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो एनवेलप है यानी ये जो है इसका प्रोटीन कोड है, और बाहर और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी RNA प्रेजेंट है। तो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ये? रेट्रो वायरस को। ठीक है, एनवेलप एनक्लोजिंग द प्रोटीन कोड। यहाँ पर ये प्रोटीन कोड है यानी एनवेलप हो गया, और RNA एनक्लोजिंग द RNA जीनोम, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA। अब ये कैसे ट्रांसमिट नहीं होती? नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। टच से या फिजिकल कांटेक्ट से ये कभी स्प्रेड नहीं होती। अगर आप किसी पर्सन को एड्स है और आप उसके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये ट्रांसमिट नहीं होगी। ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स का जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक ट्रांसमिट नहीं होती है। उसके साथ बैठ के खाना खाने से, बैठने से, बात करने से, खेलने से टच नहीं होगी। जब तक कि बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं होगा ये ट्रांसमिट नहीं होगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है। दूसरा, इसमें टाइम लैग रहता है। टाइम लैग यानी इन्फेक्शन और सिम्टम अपीयर होने में बीच में बहुत टाइम होता है। 5 से 10 साल का टाइम लैग होता है। यानी इन्फेक्शन एक बार बॉडी में गया, 5 से 10 साल लग जाते हैं उसके सिम्टम अपीयर होने में। वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है वो बॉडी में जाके, कैसे वो मल्टीप्लाई होता है, क्या चीज करता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल में कि क्या क्या करता है ये। पर उसके सिम्टम अपीयर होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो 5 to 10 इयर्स का टाइम लैग होता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है? जो अभी हमने बात की कि फिजिकल कांटेक्ट से नहीं हो रही, तो ये एक्चुअली में होती कैसे है ट्रांसमिट? तो फर्स्ट केस क्या होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन HIV एड्स से इन्फेक्टेड है और उसके साथ अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये एड्स आपके में ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड यानी कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पीरियोडिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़े। वहां पर अगर ब्लड को टेस्ट नहीं किया हो और किसी पर्सन का ऐसा ब्लड हो जो HIV इन्फेक्टेड हो, तो आप में ये डिसीज आ सकती है। यही बात की थी हमने कि किसी से आएगी, आपके अंदर ऐसे ही डेवलप नहीं होगी। तीसरा, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। वो लोग जो ड्रग लेते हैं, अंदर इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं, तो ऐसे लोग अगर एक की नीडल दूसरा तीसरा लोग आपस में बैठ के यूज कर लें, तो ये जिस पर्सन को एड्स है उसने अगर यूज किया और बाकी के लोगों ने यूज कर ली, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा।
तो यानी ब्लड का कांटेक्ट अगर हो रहा है, मैंने बोला बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट, तो ट्रांसमिट हो सकती है। इसी तरह से अगर कहीं पर भी ब्लड का कांटेक्ट होता है किसी भी जगह से, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी। फोर्थ, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में ट्रांसमिट होगी। सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगेगा, अपीयर होने में टाइम लगेगा, बट वो इन्फेक्टेड जो मदर थी उससे वो ट्रांसमिट हो जाती है बेबी के अंदर। सिम्टम्स बाद में अपीयर होंगे, वो हमने पहले ही बात किया, सिम्टम इमीडिएट अपीयर नहीं होंगे, बट वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब रिस्क पे कौन पर्सन है, कौन पर्सन है जिसको डर है कि ये डिसीज हो सकती है? आपको इससे समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार देखते हैं कि पीपल हु आर एट हाई रिस्क कौन कौन से हैं? जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं। दूसरा, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग लेते हैं उनको पता नहीं चलता, ड्रग जब वो लेते हैं तो उसके नशे में एक साथ बैठ गए और सब वो लगाने लग गए इंजेक्शन, तो उनको ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरा, जिनका पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और वो अच्छे से देखा नहीं जाए, ब्लड को चेक नहीं किया जाए, तो हो सकता है। फोर्थ, चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। तो ये पर्सन वो है जो ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, जिनमें जो है ये HIV ट्रांसमिट हो सकती है, एड्स ट्रांसमिट हो सकती है, यानी HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये HIV बॉडी में एंटर करता है तो कौन सी सेल में एंटर करता है और ऐसा वो क्या क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो क्या सिम्टम अपीयर होते हैं, क्या होता है, देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। आगे देखते हैं हम एड्स का, अभी हमने बोला था कि हम उसको देखेंगे कि कैसे वो बॉडी में एंटर करता है और कौन सी सेल को वो अटैक करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, जो 1 दिसंबर है उसको वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे के फॉर्म में मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो है वर्ल्ड एड्स डे होता है। यहाँ पर जब ये रेट्रोवायरस, अभी हमने जो डिस्कस किया था, रेट्रोवायरस जब एंटर करता है, रेट्रोवायरस आपको पता है क्या है, RNA जीनोम है और प्रोटीन कोड है। ये जब एंटर करता है एनिमल सेल में, तो आपको पता है बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम पढ़ चुके हैं हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन कोड नहीं जाता अंदर, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाएगा, बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर भी वही होता है, प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर करता है, यानी वायरल RNA अंदर एंटर कर गया, इसका जो प्रोटीन कोड था वो बाहर रह गया। ये इसके पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस रेट्रोवायरस में, ग्रुप में क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम है रिवर्स, मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वैसे मैंने यहाँ लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो, जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उस नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, मतलब DNA ही RNA को बनाता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। पर इसके अंदर उल्टा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, देखो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया क्या होता है, DNA से RNA के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मतलब उल्टा, तो उल्टा होगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA क्या बना रहा है, DNA को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी RNA क्या बना रहा है, DNA को। ये सिर्फ आपको एड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आपको पढ़ना है उसमें आपको खाली एड्स ही पढ़ना, उसको वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो इसके पास कौन सा एंजाइम है, इसी से याद रखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने बताया ना आपको, लास्ट में एज जहां लग जाता है वो एंजाइम बन जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो इसके पास एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एज लगा दो लास्ट में तो एंजाइम बन गया। तो क्या हो गया, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरल RNA से, क्योंकि इसके पास कौन सा एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की और वायरल
आरएनए से क्या बन गया, वायरल डीएनए। इसने बनाया डीएनए। अब ये डीएनए, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट। अब जब ये होस्ट के अंदर आया है तो इसके अंदर सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ऑर्गेनल्स भी होंगे, सब कुछ होगा सेल के अंदर। तो अब इसने क्या किया, होस्ट का, इस सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें अटैक किया। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। जो होस्ट का डीएनए था उसके साथ जाके ये अटैच हो गया। ये देखो, इसका डीएनए ये बना था ब्लू वाला, ये इसके साथ जाके अटैच हो गया होस्ट के न्यूक्लियस के डीएनए में। अब इसने इसको क्या कहा, इसमें जाके अपने जैसे और वायरल आरएनए बना दिए। इसको ऑर्डर दिया और वायरल आरएनए बनाने का, क्योंकि इसके जीन के साथ अटैच हो गया था। तो जब ये रेप्लिकेट होगा तो ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा, और रेप्लिकेट होगा तो क्या बनाएगा, ये क्या ऑर्डर दे रहा है, वायरल आरएनए बनाने के लिए। तो क्या बन गया, न्यू वायरल आरएनए। ऐसे वायरल आरएनए बनते जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन कोट, प्रोटीन बनेगी और न्यू वायरसेस बन जाएंगे। पहले आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, तो उसका कोट बन जाएगा और ऐसे करके नए आरएनए वायरसेस बन जाएंगे। और अब ये न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब ये किसी और सेल को भी जाके इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जब ये एंटर करता है तो कौन सी सेल को अटैक करता है। तो सबसे पहले ये अटैक करता है मैक्रोफेजीज को। मैंने यहाँ लिखा है मैक्रोफेजीज को सबसे पहले ये अटैक करता है। मैक्रोफेजीज को हम HIV फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर ये, मान लो आप समझ लीजिए मैक्रोफेजी है, मैक्रोफेजी में इसने अटैक किया है। वहां पर आरएनए क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, बन जाएगा डीएनए। डीएनए होस्ट डीएनए में जाएगा, होस्ट डीएनए को ऑर्डर देगा कि भाई वायरल आरएनए बनाओ। वायरल आरएनए से क्या बन जाएंगे, न्यू वायरसेस बन जाएंगे। अब साइमल्टेनियसली किसको अटैक करेगा, एक तो मैक्रोफेजी को अटैक कर रहा है, दूसरा हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो एक तो यहाँ पे गया और एक गया हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और आपको पता है कि जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वही एक्टिवेट करती है, वही हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और जब इसने जाके टी लिम्फोसाइट को अटैक कर दिया तो क्या होगा, वो बी को एक्टिवेट नहीं करेगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए, तो इम्यूनिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली इम्यून डेफिशिएंट होता चला जाएगा। तो वो पर्सन एड्स से नहीं मरेगा, पर उससे पहले और जो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आएंगे, क्योंकि वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया है। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी अटैक करेगी, उसका इन्फेक्शन उसको पहले होगा। वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया। और हम इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं कि इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन आता है एंटीबॉडीज बनती हैं, पर यहाँ तो इसने टी हेल्पर सेल को ही अटैक कर दिया, तो वो एक्टिवेट कैसे करेगी बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए। और जब वो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो वो इससे तो नहीं मरेगा, बट उससे पहले ही इन्फेक्शन से, किसी ना किसी इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएंगे, सिम्टम क्या आने लग जाएंगे, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, और कोई बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी अटैक किया है उसके हिसाब से उसमें इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या पर्सन क्या हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंट। तो समझ में आया क्या हुआ, ये जो रेट्रोवायरस है जिसमें बाहर प्रोटीन कोट है, आरएनए है, ये जब होस्ट सेल को अटैक किया, कौन सी सेल को अटैक करता है, सबसे पहले मैक्रोफेजीज को। प्रोटीन कोट बाहर रह जाएगा, आरएनए एंटर करेगा। इस आरएनए के पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स उल्टा करेगा ट्रांसक्रिप्शन। यानी नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें आरएनए से डीएनए बनेगा। आरएनए से डीएनए बना, ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा जाके, और उसको ऑर्डर देगा कि मेरे जैसे और आरएनए बनाओ। तो उसके जैसे और आरएनए बनेंगे, फिर प्रोटीन कोट उन पे लगेगा और आरएनए और जो है वायरल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये किसी भी नई सेल को अटैक कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली ये मैक्रोफेजी के साथ किसको अटैक करते हैं, टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल बी को एक्टिवेट नहीं कर पाती, एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाँ पहले डायग्नोसिस क्या है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में आप लास्ट में भी पढ़ोगे। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी आपको एलिसा टेस्ट का नाम याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है।
फिर ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग दी जाती है जो उसकी लाइफ को तो बढ़ा सकता है पर डेथ को रोक नहीं सकता। इज ओनली पार्शली इफेक्टिव, क्योंकि आपको पता है वायरस है तो पार्शली इफेक्टिव होगी, ये ट्रीट तो नहीं कर सकती। प्रोलॉन्ग द लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है बट डेथ को रोक नहीं सकती। अब प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, प्रिवेंशन बेटर है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं अवेलेबल। तो प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग, अगर ऐसे लोग हैं जिनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है या कभी जरूरत होती है तो प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग होनी चाहिए कि कहीं वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड तो नहीं है। दूसरा, डिस्पोजेबल निडल्स यूज हो, चाहे वो कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर ड्रग अब्यूजर हैं तो वो यूज ना करें ऐसे एक दूसरे की निडल। दूसरा, अगर वो कहीं डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखें इस बात का कि डिस्पोजेबल निडल यूज हो रही है या नहीं। तीसरा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, कंडोम्स यूज होने चाहिए ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो वो वहाँ से ट्रांसमिट ना हो डिसीज। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज को रोका जाए ताकि वो जो उनको ड्रग्स के नशे में पता नहीं चलता, वो एक दूसरे की निडल ले लेते हैं और ऐसे में अगर किसी को HIV है, वायरस है उसकी बॉडी में तो ट्रांसमिट हो जाएगा। एजुकेशन अबाउट एड्स, उनको एजुकेट करें। वैसे तो WHO बहुत सारे प्रोग्राम बना रहा है जिसमें लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है, तो ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एड्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा पूरा एड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।